नमस्कार। पंजाब कॉमर्स लेक्चरर की प्रिपरेशन कर रहे बच्चों के लिए आज मैं एक और नया टॉपिक लेके आपके सामने हाज़िर हुई हूँ। तो आज का हमारा जो टॉपिक है अकाउंटिंग प्रिंसिपल, इसमें से जो लास्ट ईयर का कॉमर्स लेक्चरर का एग्ज़ाम था उसमें से भी क्वेश्चन थे, इन प्रिंसिपल्स में से भी क्वेश्चन थे। तो इसलिए हमें इन प्रिंसिपल्स को जो रिवाइज़ करना है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो जैसे रोड पे चलने के लिए हमारे पास कुछ रूल्स होते हैं कि हमने रोड पर कैसे चलना है, रेड लाइट पे स्टॉप होना है, ग्रीन पे चलना है, येलो पे चलने के लिए हमने तैयार होना है। ऐसे ही हमारे पास बहुत सारे रूल्स हैं जिसको हमने फॉलो करना होता है। तो ट्रैफिक रूल्स इसीलिए बनाए गए हैं कि हमारे जो रोड पे जो ट्रैफिक है वो स्मूथली जो है वो चलता रहे। इसी तरह से कुछ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हैं, कंसेप्ट्स हैं, अजम्पशन हैं, पोस्टुलेट्स हैं कि अगर हम अकाउंटिंग का काम स्मूथली करना चाहते हैं, रिकॉर्डिंग को स्मूथली करना चाहते हैं, तो हमें इन रूल्स को, इन रेगुलेशन को फॉलो करना होगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट की। बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट जो है उसमें हम डिस्कस करते हैं ऑनर और बिजनेस। हम ये मान के चलते हैं बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट में कि जो बिजनेसमैन होता है और जो बिजनेस होता है ये दोनों क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। दोनों क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। इसका मतलब क्या है कि ऑनर और बिजनेसमैन दोनों अलग अलग क्यों होते हैं? क्योंकि जो भी ऑनर बिजनेस में इन्वेस्ट करता है, मान लो बिजनेसमैन ने अपना बिजनेस स्टार्ट किया, वो बिजनेस में क्या लेके आया, कैश लेके आया। वो बिजनेस में क्या लेके आया, उसने बिल्डिंग को भी रेडी किया, ठीक है। उसने क्या किया, वो फर्नीचर भी लेके आया। तो ये जो सारी इन्वेस्टमेंट जो है ऑनर ने बिजनेस में की है, तो इस मीन्स ये सारी एसेट किसकी होती है, बिजनेस की। बिजनेस की ये एसेट्स हैं। तो इसमें जो आपका ऑनर है वो ये क्लेम नहीं कर सकता कि ये मेरी पर्सनल एसेट्स हैं। तो ये एसेट्स ऑनर की एसेट्स नहीं हैं, ये क्या है, हमारे बिजनेस की हमारी ये लायबिलिटी है। इट मीन्स कि बिजनेस, चाहे ऑनर ने ही इन्वेस्टमेंट की हो बिजनेस में, लेकिन जो भी इन्वेस्टमेंट ऑनर करेगा वो जो इन्वेस्टमेंट है वो बिजनेस की क्या बन जाएगी, लायबिलिटी बन जाएगी। तो इट मीन्स कि बिजनेसमैन और बिजनेस दोनों क्या होते हैं, अलग होते हैं। ये हमारा बिजनेस है और ये हमारा ऑनर है, तो दोनों क्या होंगे, हमारे डिफरेंट होंगे। तो बिज़नेस की जो एसेट्स होंगी वो ऑनर की एसेट्स नहीं होगी, जो बिज़नेस की लायबिलिटी होगी वो ऑनर की लायबिलिटी नहीं होगी, ठीक है। तो दोनों अलग अलग होते हैं। तो बिज़नेस एंटिटी कंसेप्ट हमें ये बताता है कि बिजनेसमैन एंड जो बिज़नेस है वो दोनों क्या है, डिफरेंट है, वो दोनों क्या है, अलग है। नेक्स्ट है मनी मेजरमेंट कंसेप्ट। मनी मेजरमेंट जो प्रिंसिपल है इसमें हमें ये बताता है कि हम वही जो गुड्स हैं या कोई भी जो चीज़ है हम सिर्फ उसको ही रिकॉर्ड करेंगे जिसको हम क्या कर सकते हैं, मनी में मेजर कर सकते हैं, जिनको हम पैसे में मेजर कर सकते हैं, ठीक है। तो मनी मेजरमेंट कंसेप्ट हमें ये बताता है कि आप सिर्फ उन्हीं गुड्स को रिकॉर्ड करोगे, उन्हीं चीज़ों को रिकॉर्ड करोगे कि जिसको हम मनी में मेजर कर सकते हैं। तो जिन चीज़ों को आप मनी में मेजर नहीं कर सकते उन चीज़ों को आप रिकॉर्ड भी नहीं करोगे। देखो जैसे क्वालिटी है, क्वालिटी को हम मनी में मेजर नहीं कर सकते। जैसे किसी पर्सन की क्वालिटी क्या है, वो बहुत ऑनेस्ट है, राइट। तो ऑनेस्टी को हम मनी में मेजर नहीं कर सकते, इसलिए हम ऑनेस्टी को अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं करते हैं, ओके। इसके बाद कोई पर्सन जो है वो बहुत पंक्चुअल है,
मान लीजिए वो टाइम पे आता है, वो कभी लेट नहीं होता, तो वो बहुत पंक्चुअल है, लेकिन हम पंक्चुअल को भी रिकॉर्ड नहीं कर सकते। तो इसलिए हमने इसको भी रिकॉर्ड नहीं करना है, क्योंकि हम इसको मनी में एक्सप्रेस नहीं कर सकते। तो मनी मेजरमेंट कंसेप्ट हमें ये बताता है कि हमने सिर्फ उन चीज़ों को ही रिकॉर्ड करना है जिनको हम मनी में मेजर कर सकते हैं, मनी में हम शो कर सकते हैं कि हमने इस गुड को इतने रुपीज़ में लिया, इस एसेट को इतने रुपीज़ में हमने इसको ख़रीदा है या हमने इसको बेचा है। तो कोई भी चीज़ जिसको हम मनी में मेजर नहीं कर सकते उसको हम रिकॉर्ड नहीं करते। ओके, जो मनी में शो नहीं हो सकता उसको हम रिकॉर्ड भी नहीं करेंगे। उसके बाद है हमारे पास गोइंग कंसर्न कंसेप्ट। गोइंग कंसर्न कंसेप्ट में हम ये अज्यूम करते हैं बेटा जी कि जो हमारा बिजनेस है वो इनफिनाइट पीरियड के लिए चलता ही रहेगा। हम ये अज्यूम करते हैं कि हमारा बिजनेस जो है वो चलता ही रहेगा, वो कभी बंद नहीं होगा। तो इसी सोच में हम अपने बिजनेस को रन करते हैं कि बिजनेस विल रन फॉर एवर। बिजनेस हमारा चलता ही रहेगा, हम काम करते रहेंगे, पैसे कमाते रहेंगे। तो इस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग कि लॉन्ग टर्म के लिए हमारा बिजनेस जो है वो चलता रहेगा। नेक्स्ट क्या है, अकाउंटिंग पीरियड। तो अकाउंटिंग पीरियड क्या है, जैसे हमने अज्यूम किया कि बिज़नेस लॉन्ग टर्म के लिए हमारा रन करता करेगा, लेकिन हर एक बिजनेसमैन चाहता है कि उसको पता रहे कि उसने कितना प्रॉफिट अर्न किया या उसने क्या कमाया, ठीक है, उसने कितने एक्सपेंसेस किए, उसकी कितनी इनकम है। तो ये सब एक बिजनेसमैन जानना चाहेगा। तो अगर बिजनेसमैन ये चीज़ जानना चाहता है तो हमें क्या करना होगा, हमने क्या किया, जो आपका एक लॉन्ग पीरियड है, क्योंकि बिजनेस तो है हमारा इनफिनाइट पीरियड के लिए चलेगा, तो हमने उस पीरियड को 1 ईयर में क्या कर दिया, ब्रेक कर दिया। 1 ईयर ब्रेक कर दिया। तो ये 1 ईयर हमारा फाइनेंशियल ईयर भी हो सकता है अगर आप फाइनेंशियल ईयर फॉलो करते हो, और ये 1 ईयर हमारा कैलेंडर ईयर भी हो सकता है। तो कैलेंडर ईयर भी हो सकता है ये। तो आप जो भी ईयर फॉलो करते हैं तो उसका जो पीरियड होगा वो कितना होगा, 1 ईयर। तो 1 ईयर के बाद आप क्या करोगे, अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करोगे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तैयार करोगे और उसमें आप ये चेक करोगे कि आपने कितना पैसा कमाया है या आपने कितने खर्चे किए हैं, आपको कितनी इनकम हुई है, आपने क्या अर्न किया, कितनी आपकी लाइबिलिटीज़ है। तो आफ्टर 1 ईयर आप उन चीज़ों को कैलकुलेट करोगे। उसके बाद है हमारे पास कॉस्ट कंसेप्ट। कॉस्ट कंसेप्ट हमें क्या बताता है, जैसे आपको पता है कि हम जो है हिस्टोरिकल कॉस्ट को ही हमेशा रिकॉर्डिंग में रखते हैं। हिस्टोरिकल कॉस्ट क्या होता है कि जब आपने किसी एसेट को परचेज़ किया, जिस टाइम आपने एसेट को परचेज़ किया तो उसकी वैल्यू कितनी थी, मान लो ₹1 लाख उसकी वैल्यू थी, ठीक है। कब थी, 2016 में। 2016 में उसकी कितनी वैल्यू थी, 1 लाख। तो उसके बाद हमने उसी एसेट को सेम वैल्यू पे ही क्या करते जाना है, आगे शो करते जाना है, ठीक है। जैसे लैंड है, लैंड पे तो डेप्रिसिएशन हम चार्ज नहीं करते। तो लैंड पे अगर हम डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं करते तो हमने एसेट को, चाहे वो 2016 हो चाहे 2022 है, हमने सेम जो वैल्यू उस पर शो करते जाना है। तो हम क्या करते हैं, हिस्टोरिकल कॉस्ट को फॉलो करते हैं। हम ना तो उस एसेट की मार्केट वैल्यू को भी इग्नोर करते हैं हम, और हम उसकी फ्यूचर वैल्यू को तो एस्टिमेट बिल्कुल भी नहीं लगाते। तो हम जो कॉस्ट कंसेप्ट है इसके अकॉर्डिंग हम एसेट्स को किस पे शो करते हैं, बुक वैल्यू पे। बुक वैल्यू, जिस वैल्यू पे हमने उस एसेट को क्या किया है, परचेज किया है, राइट। तो ये है हमारा कॉस्ट कंसेप्ट।
नेक्स्ट है हमारा डुअल कंसेप्ट। डुअल मीन्स डबल। तो हम जितनी भी ट्रांजेक्शन्स करते हैं उन ट्रांजेक्शन के हमेशा कितने कंसेप्ट होते हैं? टू एस्पेक्ट्स होते हैं। टू एस्पेक्ट कहते हैं कैसे होते हैं? आपने कोई भी ट्रांजेक्शन की, उसमें कितनी पार्टीज इन्वॉल्व होती हैं? टू पार्टीज कैसे इन्वॉल्व होती हैं? मान लीजिए आपने कोई फर्नीचर परचेज़ किया, ठीक है, तो फर्नीचर परचेज़ किया, फर्नीचर हमारे पास आया और आपने उसकी पेमेंट की कैश में। फर्नीचर आया और कैश हमारे पास क्या है, वो चला गया। तो कितनी हम जो एंट्री डालेंगे वो क्या डालेंगे? फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू हमारे पास क्या आ जाएगा? कैश अकाउंट। ओके, तो फर्नीचर डेबिट टू कैश अकाउंट। तो इसकी जो एंट्रीज है वह दो जो है पार्ट्स होंगे, इसका एस्पेक्ट होंगे। एक एस्पेक्ट डेबिट होगा, दूसरा एस्पेक्ट क्या होगा? क्रेडिट होगा। तो हर एक ट्रांजेक्शन के हमेशा टू साइड पे जो इफेक्ट होंगे, इसके टू अकाउंट्स जो हम मेंटेन करेंगे, दो जगह पे इसकी जो है हम एंट्रीज डालेंगे। तो डुअल मीन्स डबल। तो हम हमेशा ही डबल एंट्री सिस्टम को फॉलो करते हैं। डबल एंट्री सिस्टम में क्या करते हैं कि हम हर एक ट्रांजेक्शन के जो टू एस्पेक्ट्स हैं उसको हम रिकॉर्ड करते हैं। नेक्स्ट है हमारा रेवेन्यू रिकॉग्निशन। रेवेन्यू को आपने कब आइडेंटिफाई करना है? तो हम पहले ही दो कंसेप्ट इसके कर चुके हैं। कैश बेसिस, सेकंड हम कर चुके हैं अक्रूवल। जो मेरे प्रीवियस वीडियोस है आप उसमें चेक कर सकते हैं। कैश बेसिस है, अक्रूवल बेसिस है, और तीसरा हमारा क्या है? हाइब्रिड। तो तीन सिस्टम से आप अपने रेवेन्यू को रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो नॉर्मली जो है हम जो अपनी रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज कब करेंगे, हम कब मानेंगे कि हमें इनकम हो चुकी है? जब हमने उसको क्या किया? अर्न कर लिया, राइट। मान लो कि 1 मार्च को मैंने 10,000 की गुड्स को क्या कर दिया? सेल कर दिया। लेकिन वो सेल क्या थी? क्रेडिट थी। कैश तो मुझे आया नहीं। तो मैं कब मानूंगी कि मुझे रेवेन्यू हो गई? तो आप उसी 1 मार्च को ही मान लोगे कि आपने 10,000 को अर्न किया है, चाहे आपने कैश रिसीव किया है या आपने कैश रिसीव नहीं किया। इसी तरह से अगर आपका रेंट है तो रेंट आपका 1 मार्च को ड्यू है। 1 मार्च को अगर आपका रेंट ड्यू है तो आप कब मानोगे कि आपका एक्सपेंसेस हुआ, चाहे आपने उसको कैश पेमेंट की या नहीं की? तो डजेंट मैटर। तो आप 1 मार्च को यही मानोगे कि आपने एक्सपेंसेस किया है, आपने वो खर्चा किया है। तो रेवेन्यू रिकॉग्निशन में जिस डेट को आपने इनकम को अर्न कर लिया, ठीक है, इसी डेट को आपने एक्सपेंसेस को इंकर किया, तो सेम डेट को आप ये मान लोगे कि आप उसको रिकॉर्ड कर लोगे कि मुझे ये इनकम हो चुकी है। नेक्स्ट है हमारे पास मैचिंग में हम क्या करेंगे? मैच करेंगे। ये हमारे पास 2016 है, ये भी 2016 है। तो 2016 में हमारे पास इतनी इनकम हुई, इतने हमारे एक्सपेंसेस हुए, तो हम उसको क्या करेंगे? मैच करेंगे। इसका मीन्स कि हम क्या करेंगे? सेम ईयर के एक्सपेंसेस को सेम ईयर की इनकम के साथ क्या करेंगे? कंपेयर करेंगे। सेम ईयर के एक्सपेंसेस को हम क्या करेंगे? कंपेयर करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि हम क्या जानना चाहते हैं? प्रॉफिट जानना चाहते हैं। तो 2016 की इनकम को 16 के साथ, 16 के एक्सपेंसेस को 16 के साथ मैच करेंगे, ताकि हम एक साल की जो प्रॉफिट या लॉस को जान सकें। तो मैचिंग कंसेप्ट हमें ये बताता है कि सेम ईयर की रेवेन्यू को सेम ईयर के एक्सपेंसेस से आपने क्या करना है? मैच करना है। सेम एक्सपेंसेस मैच सेम ईयर रेवेन्यू। किस लिए करना है? अपनी इनकम को, अपने प्रॉफिट को जानने के लिए आपने सेम ईयर के एक्सपेंसेस को रेवेन्यू के साथ मैच करना है। इसे हम क्या कहते हैं? मैचिंग कंसेप्ट। यानी कि अगर आप 2016 के रिकॉर्ड बना रहे हो तो आपने 2017 कोई इनकम या एक्सपेंसेस को नहीं लेना,
ना ही आपने 2015 के इनकम एंड एक्सपेंसेस को लेना है। तो आप सिर्फ जो आपका करंट ईयर है, जो आपका जिसके लिए आप रिकॉर्ड बना रहे हो, सिर्फ वही आपने अकाउंट्स में लेने हैं। उसके बाद है फुल डिस्क्लोज़र। फुल मीन्स कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपने अपनी बुक्स में शो करनी है। आपने कोई भी इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में छुपाना नहीं है, क्योंकि इसके ऊपर बहुत सारे यूज़र्स के होते हैं, डिपेंड होते हैं। तो यूज़र्स डिपेंड होने की वजह से वो इसके बेसिस पे क्या लेते हैं, डिसीजंस लेते हैं। तो बहुत सारे यूज़र्स होते हैं, मैंने आपको पहले भी एक वीडियो में यूज़र्स बताए हैं। यूज़र एम्प्लॉयज़ हो सकते हैं, यूज़र्स इन्वेस्टर्स हो सकते हैं, यूज़र जो हैं कंपटीटर्स हो सकते हैं। तो बहुत सारे यूज़र हो सकते हैं। तो आपने क्या करना है, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन जो है वो अपनी बुक्स में शो करनी है। अगर आप कोई इन्फॉर्मेशन अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में शो नहीं कर सकते, तो आपने क्या करना है, नोट्स बना लेने हैं अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के एंड में। उस नोट्स में आपने पूरी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन जो है वो शो कर देनी है। उसके बाद है कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी हमारी होती है कि जैसे हमारे 1 ईयर में जो आपने रूल्स को फॉलो किया है, 1 ईयर, उसके बाद अपने नेक्स्ट ईयर भी क्या करना है, सेम रूल्स को क्या करना है, फॉलो करना है। क्यों करना है सेम ईयर के फॉलो करना है, क्योंकि आपने क्या करना है, कंपैरिजन करना है। तो कंपैरिजन तभी पॉसिबल होगा जब आपने सेम रूल्स को क्या होगा, फॉलो किया होगा। अगर आप सेम रूल्स फॉलो करोगे तभी आप क्या कर सकते हो, कंपैरिजन कर सकते हो लास्ट ईयर की रेवेन्यू के साथ लास्ट ईयर के एक्सपेंसेस को। उसके बाद है कंजर्वेटिज्म। कंजर्वेटिज्म हमें बताता है कि जो अगर आपको लगता है कि मुझे प्रॉफिट होगा, तो आप उसके लिए प्रोविज़न नहीं करोगे, आप उसको रिकॉर्ड नहीं करोगे, उसके लिए कोई प्रोविज़न तैयार नहीं करोगे। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपको कोई लॉस हो जाएगा, राइट, फ्यूचर में लगता है कि मेरे कोई डेट्स हैं, वो क्या बन जाएंगे, वो डेट्स हमारे क्या बन जाएंगे, बैड हो जाएंगे। तो इसके लिए आप क्या करोगे, प्रोविज़न बनाओगे, प्रोविज़न तैयार करके रखोगे, प्रोविज़न फॉर बैड डेट्स या प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स, प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन। तो अपने प्रॉफिट में से कुछ हिस्सा निकाल के आप क्या करोगे, प्रोविज़न तैयार कर लोगे। प्रॉफिट में से क्या बनाओगे, प्रोविज़न तैयार करोगे। तो ये हमें बताता है कि प्रॉफिट के लिए आप चाहे कोई अरेंजमेंट करें ना करें, लेकिन आपने लॉस के लिए ज़रूर प्रोविज़न बना के रखनी है, पहले उसको अरेंज करके रखना है। उसके बाद है मटीरियलिटी। मटीरियलिटी में क्या है कि आपने सिर्फ उन्हीं चीज़ों को रिकॉर्ड करना है जो इम्पॉर्टेंट हैं, जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, जिनको लगता है कि आपको रिकॉर्ड करना चाहिए। जो चीज़ें आपको लगता है कि इम्पॉर्टेंट नहीं है, जो सिग्निफिकेंट नहीं है, जो यूज़र को या हमारी पब्लिक को या हमारी जो कंट्री के लॉज हैं या जो हमारे ऑडिटर्स हैं उनको नहीं चाहिए, तो वो इन्फॉर्मेशन हमें प्रेजेंट नहीं करनी है। तो मटीरियलिटी इम्पॉर्टेंट सिग्निफिकेंट जो एस्पेक्ट है उसको ही हमने अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में शो करना है। उसके बाद क्या है, ऑब्जेक्टिविटी। ऑब्जेक्टिविटी में क्या करना है, आपने जो अपने रिकॉर्ड्स प्रिपेयर करने हैं, जो आपने अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तैयार करनी है, उनको जो आपने जब प्रेजेंट करना है तो बहुत ही जो राइट है उसी को ही आपने शो करना है। आपने पार्शियलिटी नहीं करनी है, ठीक है, पार्शियल नहीं होना, आपने बायस नहीं होना, क्योंकि आप रिकॉर्ड कर रहे हो। आप अपना कोई भी जो अपना ओपिनियन है, जहाँ अपनी बेसिस पे कोई डिसीज़न नहीं लोगे। आपने वही काम करना है जो रूल्स के अकॉर्डिंग हो, ठीक है, जो आपके रूल्स बनाए गए हैं उसी के अकॉर्डिंग काम करना है। आपने बायस्ड नहीं होना। जो अकाउंटेंट रिकॉर्ड करेगा तो वो बायस नहीं होना चाहिए, वो वही काम करेगा जो राइट हो, जो बिल्कुल कंपनी की ट्रू इन्फॉर्मेशन लोगों तक प्रोवाइड करता हूँ। ओके जी, तो ये हमने सारे जो आपके कंसेप्ट किए हैं, हमारे जो प्रिंसिपल्स हैं,
अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। आई होप आपको इन प्रिंसिपल में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब आपको ये सारे पॉइंट्स क्लियर हो चुके होंगे। तो अगर आपने जो प्रॉपर पंजाब लेक्चरर जो कॉमर्स है उसकी प्रॉपर अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आई विल ऑल्सो प्रोवाइड यू कोचिंग, प्रॉपर नोट्स, वीकली टेस्ट, और जो टेकमेंट पे हैं आपको उस पर जो टेस्ट सीरीज़ है वो भी आपको अवेलेबल होगी। तो इसकी जो फ़ीस है मैंने वो 5000 आपके लिए रखी है। तो आई थिंक 5000 इज़ अ नॉट एवरीथिंग। सब कुछ अगर हम मनी माइंडेड हो जाएंगे तो हम कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो सकते। तो एजुकेशन में जो हम खर्चा करते हैं, जो आप एक्सपेंस करते हैं, वो हमारी इन्वेस्टमेंट होती है। तो आप इमेजिन कीजिए कि आप कॉमर्स लेक्चरर बन जाओगे तो आपको जो है ये वैल्यू कुछ भी नहीं लगेगी, क्योंकि अगर मैं आपको ये सारा कुछ फ्री में करवाऊँगी तो ना तो आप सीरियस होंगे, और मैं भी आपके लिए जो टाइम निकालूँगी वो भी आपके लिए सेपरेट टाइम होगा। तो इसके लिए आपने जो है वो फ़ीस जो है आपकी 5000 है। तो आप जो है मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो मेरा कांटेक्ट नंबर मैंने आपको पहले ही उसमें मेंशन कर दिया है। तो ये मेरा कांटेक्ट नंबर है 7508061750। तो आपको जो है क्वालिफाइड जो है वो प्रॉपर मटेरियल आपको प्रोवाइड होगा। डिफरेंट जो एग्ज़ाम हो चुके हैं, जो KVS के लेक्चरर के एग्ज़ाम हो चुके हैं, जो नवोदया के एग्ज़ाम हो चुके हैं, जो नेट के एग्ज़ाम हो चुके हैं, उनमें से सभी जो है आपको टॉपिक करवाए जाएंगे। आपका हर टॉपिक जो है वो इसमें कवर होगा। तो जितनी भी +1 की बुक्स हैं, +2 की बुक्स हैं, इनमें से सारा मटेरियल आपको मैं प्रोवाइड करूँगी। तो आपके जो पैसे हैं वो वेस्ट नहीं जाएंगे। बाकी आपकी जो डिटर्मिनेशन है, जो आपका फोकस है, आपकी जो कंसंट्रेशन है, जो आपकी प्रिपरेशन है, वो आपने अपने इस एग्ज़ाम को देनी है, और प्रॉपर प्लानिंग के साथ, प्रॉपर जो डिटर्मिनेशन के साथ आपने जो है वो प्रिपरेशन करनी है। हो सकता है जल्द इसकी एग्ज़ाम की जो डेट है वो डिक्लेयर हो जाएगी, तो इलेक्शन के रिज़ल्ट के बाद। तो आप अभी से पहले से ही अपनी जो कमर को बांध लें, आप अपनी रेडी हो जाएं कि मुझे एग्ज़ाम कोई भी आ जाए, चाहे वो नेट का हो, चाहे वो UGC का हो, चाहे वो PTET का हो, चाहे वो CTET का हो, चाहे वो लेक्चरर का हो, मुझे वो क्रैक करना है। तो इसके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि जो आपके कंसेप्ट्स हैं, जो कई बार हमें लगता है ये चीज़ भी हमें आती है, ये भी हमें आता है, लेकिन जो न्यू चेंजेस हुए हैं, जो हमारी बुक्स में हुए हैं, वो हमें पता नहीं होते। तो बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हैं, जो मैं आपको अभी लास्ट ईयर का जो पंजाब कॉमर्स लेक्चरर का प्रीवियस पेपर है वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ऑनलाइन कोचिंग के लिए कांटेक्ट करें। Thank you so much.